जुबां कैसे विमल में गुलिस्तां के ये कुछ लजीज फरिश्ते जब साथ घुले तो जी ललचाए और दिल कहे कि स्वाद की जुबां में खुद को ऐसे डुबाऊं कि निकल ना पाऊं। विमल की जुबां कुछ है ही ऐसी, मानते हैं? विमल, बोलो जुबां कैसे। विमल में गुलिस्तां के ये कुछ लजीज फरिश्ते जब साथ नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्रहार, आपके साथ मैं हूं सलोनी श्रीवास्तव अजमेर। और प्रहार में आज सबसे पहले बात उस दर्द की जिसका कोई इलाज नहीं है। लखीमपुर का एक दंपत्ति आंखों में लाखों सपने लिए अस्पताल जाता है, लेकिन वहां न सिर्फ उनके सपने टूटते हैं बल्कि दुखों का पहाड़ भी टूट पड़ता है। डॉक्टर्स के पैसे की भूख का एक नन्ही जान को दुनिया में यहाँ पर आने नहीं देती है। बेबस पिता उस नवजात की लाश को बैग में लेकर डीएम दफ्तर पहुंच जाता है, लेकिन पूरा सिस्टम सोया रहता है। क्या इलाज अब सिर्फ अमीरों का हक बन चुका है? लेकिन इस पूरी त्रासदी का सबसे बड़ा पहलू यह है कि कोई अस्पताल सील करने का दिखावा करता है, कोई दोषियों को सजा देने का वादा करता है, लेकिन असली सवाल यह है कि इस देश में जहां इलाज को सेवा कहा जाता है, वहां कब तक जिंदगी की बोली लगाकर बेचा जाएगा। खबर के इस पहलू पर पूरी बात करेंगे, पूरी जानकारी देंगे। दूसरी खबर पाकिस्तान के उस क्राइम थ्रिलर के बारे में है जहां खेल सत्ता का है लेकिन दांव पर है मुल्क की जान। आर्मी चीफ मुनीर अपने ही बनाए मोहरे इमरान खान को दोबारा खेल में उतारकर शहबाज शरीफ को किनारे करना चाहते हैं, लेकिन शहबाज भी चुप नहीं बैठे। उन्होंने पहले ही इमरान को जेल में कुचलने का प्लान बना रखा है, यानी पाकिस्तान की सत्ता की गद्दी 3 किरदारों के खूनी खेल में फंस चुकी है। लेकिन इस पूरे खेल का सबसे बड़ा ट्विस्ट यह है कि इस बार पाकिस्तान की आवाम भी मैदान में है, और अगर ये बारूद फटा तो इसका अंत भयानक होगा। पाकिस्तान में सत्ता की लड़ाई क्या उसके ताबूत का आखिरी कील साबित होने जा रही है, बताएंगे आपको। तीसरी खबर सड़कों पर फैले खौफ की। पुणे की गलियों से लेकर कानपुर की सड़कों तक आवारा कुत्तों के झुंड अब आम लोगों के लिए रोज का खतरा बन चुके हैं। कॉलेज से लौट रही छात्रा का चेहरा नोच लिया गया, दफ्तर जाने वाले युवक पर बीच सड़क पर अटैक हो गया। आतंक जारी है, डर बरकरार है। ये सिर्फ कानपुर या पुणे की तस्वीरें नहीं है बल्कि पूरे देश की हकीकत है। और जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आवारा कुत्तों को शेल्टर में डाला जाए, तब डॉग लवर्स ने इसे गलत करार दिया। लेकिन क्या कोई बताएगा कि इन हमलों का शिकार बने लोगों के इंसाफ की गारंटी कौन देगा? खबर के इस पहलू पर भी बात करेंगे। बात कोल्हापुर से लेकर मुरादाबाद में छिड़े विवाद की और इंदौर की लुटेरी दुल्हन की भी होगी, लेकिन सबसे पहले बात लखीमपुर की, जहां इंसानियत मरती दिखाई दे रही है। तो प्रहार में आज सबसे पहले उन तस्वीरों की बात हो रही है जो अपने आप में लाखों शब्दों, करोड़ों भावनाओं को समेटे हुए हैं। ये सिस्टम की उस हार की तस्वीरें हैं जिस पर आज पूरा समाज शर्मसार है। एक पिता जिसकी जेब में पैसे कम क्या पड़े, वो अपना सब कुछ हार बैठा। तस्वीरों में जो पिता आपको नजर आ रहा है उसके हाथ में झोला है, और इस झोले के अंदर उसके जिगर के टुकड़े का शव है। उसकी गलती महज इतनी है कि वो गरीब है। काश इस पिता के बैग में कुछ पैसे होते तो शायद इस बच्चे की जान बच जाती, लेकिन बच्चे की जान नहीं बच पाई। इस पिता का कहना है कि अपनी पत्नी को हुई प्रसव पीड़ा के बाद जब वो एक प्राइवेट अस्पताल में गया तो उससे वहां ज्यादा पैसों की डिमांड कर दी गई। डॉक्टर्स की इस डिमांड को वो पूरा नहीं कर सका, और इसका अंजाम ये हुआ कि आज वो अपने बच्चे को खो चुका है। जरा सबको बताइए कि हुआ क्या, कैसे एडमिट कराया आपने, क्या कुछ हुआ? जी वहाँ पे एडमिट कराया मेरे सड़वाए ने, वहाँ पे अस्पताल में। वहाँ मारने बच्चे की कोई देखभाल नहीं किया जी। और वहाँ पे लेके गए, वहाँ पैसे जितने बताए उतने देने के लिए तैयार, और 8,000 रुपये भी ले लिए। अब वहाँ कोई देखभाल नहीं किया। वहाँ कितना मांगा था पैसा आपसे और कितना आपने दिया और क्या हुआ? मांगा था 10,000 में, नॉर्मल की डिलीवरी थी। बोले थे अब हल्का सा चीरा लगेगा तो 12,000 रुपये, नहीं तो 25,000 रुपये लगेंगे। तो हमारे सड़वा ने बोले पैसे देने के लिए हम तैयार हैं, आप इलाज करिए। बोले ठीक है। फिर धीरे धीरे जितना मेरी घरवाले का ब्लड वगैरह था, हाथ डर गए, ब्लड वगैरह लेटरिन उसकी बंदी ने सारा ख़राब कर दिया।
तबीयत उनकी दर्द बढ़ती गई, वो रोती रहे। पैसा जमा नहीं किए तो क्या किया इन लोगों ने? नहीं, पैसे ले लिया 8,000 रुपये, बोले ये जांच हुई वो जांच हुई, अब पैसे ले लिया, फिर हाथ नहीं लगा, बोले अब मनो जान ले जाइए, हमें इससे कोई मतलब नहीं है। उसने इलाज ही नहीं किया, डायरेक्ट हाथ नहीं लगा, कोई भी नर्स वगैरह कुछ भी नहीं हाथ लगाया। बोले जहाँ जाना चाहो तहाँ ले जा सकते हो। अपनी नर्स को, मेरी वाइफ को निकाल के बाहर करवा दिया। डिलीवरी का समय चल रहा था और निकाल के बाहर कर दिया? बाहर कर दिया सर, बहुत परेशान थे। हमारी घरवाली उधर रो रही, बच्चा हमारा इधर रो रहा, हम लोग परेशान हो गए। तब ने क्या, और फिर उसके बाद इस अस्पताल में लेकर आ पाए? क्या हुआ यहाँ लाने पर? तो यहाँ पे लेके यहाँ भर्ती करा, तो बोले यहाँ पे आप खून आप लाओगे कि हम लेके आए? तो हम मंगवाए थे, हमने कहा खून हम अपनी वाइफ को अपने आप देंगे, आप ऑपरेशन की तैयारी करिए। तो बोले ठीक है, तो हम खून अपना निकलवा के लाए, तब यहाँ ऑपरेशन हुआ। बच्चा डिलीवरी हुआ, बच्चे की क्या स्थिति थी? बच्चे की जब डिलीवरी हुआ यहाँ पे बच्चा मरा हुआ निकला सर। बोले वहीं से बिल्कुल हमारी घरवाली बोली वहीं बच्चा मर गया था। अपनी पत्नी को अब तक बताया आपने कि बच्चे की? नहीं, हमने पत्नी को अपनी नहीं बताया। अभी तक नहीं बताया आपने? क्या जानकारी दी? बच्चे के लिए पूछ रही हूँ। बच्चे के लिए बार बार पूछ रहे, सबका बच्चा खिला रहे हैं, हमारा बच्चा भूखा होगा दूध पीने के लिए, तो हमने कहा शीशे में डाल रखा है। और क्या बताएं, बहुत परेशान रो रहे थे। देखिए पिता कैसे भावुक है, उनके पास जवाब नहीं है कि वो अपनी पत्नी से क्या कहें। इतना बड़ा कहर उनके ऊपर टूट गया है। पूरा मामला क्या है डिटेल में जरा आपको बता देते हैं। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर जिले का ये पूरा मामला है, जहां प्राइवेट अस्पताल है, गुलदार अस्पताल, जहां लापरवाही हुई, नवजात की जान ले ली गई। पैसा ना मिलने पर गर्भवती महिला को अस्पताल से ही बाहर कर दिया गया। इलाज ना मिलने पर गर्भ में ही बच्चे की मौत हो गई। विपिन गुप्ता, जिनको आप सुन भी रहे थे, वो अपनी गर्भवती पत्नी को अस्पताल लेकर पहुंचे थे। डिलीवरी के लिए 10,000 रुपए, ऑपरेशन के लिए 12,000 रुपए मांगे गए। इलाज शुरू हुआ तो रकम बढ़ाकर 25,000 कर दी गई। विपिन ने 8,000 जमा भी करा दिए। अस्पताल ने पूरे रुपए जमा करने के लिए कहा कि पूरे 25,000 जमा कराइए, नहीं तो इलाज नहीं होगा। पैसे नहीं मिले तो गर्भवती महिला को स्ट्रेचर पर बाहर छोड़ दिया गया। विपिन पत्नी को दूसरे अस्पताल लेकर पहुंचे आनन फानन में। दूसरे अस्पताल में मृत बच्चा पैदा हुआ। मृत बच्चे को लेकर विपिन डीएम ऑफिस पहुंच गए। नवजात के शव को लेकर अधिकारियों से उन्होंने गुहार लगाई। विपिन बोले कि हमें हमारा बच्चा जिंदा दिला दीजिए। सोचिए उनके ऊपर क्या बीती होगी। अधिकारियों के सामने हाथ जोड़े खड़ा एक बेबस पिता आज ये गुहार लगा रहा है कि उसके नवजात को जिंदा वापस दिला दिया जाए। अब ये सिस्टम उस पिता को क्या जवाब देगा, क्योंकि ये सिस्टम तो इस तरह की घटनाओं का आदी हो चुका है। रिपोर्ट देखिए। परेशान ये आंसू महज आंखों में फंसी किसी गंदगी को साफ करने के नहीं है। ये आंसू सिस्टम में आई गंदगी से गई एक जान के लिए है। एक पिता की आंखों में आंसू, हाथ में एक झोला और झोले में उस बच्चे का शव। लेकिन फिर भी चेहरे पर खामोशी ये बताने के लिए काफी है कि मामला किसी गरीब का है। गरीब का क्या है, वो किस किस से लड़े? बेरोजगारी से लड़े, सिस्टम से लड़े, भूख से लड़े, प्यास से लड़े, किस किस से लड़े? तस्वीरें लखीमपुर खीरी की है। खबर पूरे देश के लिए है, जहां एक पिता इतना बेबस हो जाता है कि चंद रुपयों की कमी उसका सब कुछ छीन लेने की शक्ति रखती है। और सिस्टम नींद से तब जागता है कि जब एक जान जा चुकी होती है। कहानी विपिन गुप्ता की है। पत्नी रूबी गुप्ता गर्भवती थी। उनको दर्द उठा तो विपिन पत्नी को लेकर पास के गोलदार अस्पताल पहुंचे। आरोप है कि इस अस्पताल के अंदर डॉक्टर्स के भेष में बैठे इलाज माफिया ने जिंदगी का रेट कार्ड थमा दिया। पिता का आरोप है कि गोलदार अस्पताल की डॉक्टर हुकुमा गुप्ता और डॉक्टर मनीष गुप्ता ने जांच के बाद परिजनों से सामान्य प्रसव के लिए 10,000 रुपए और छोटे ऑपरेशन के लिए 12,000 रुपए मांगे। स्थिति बिगड़ी तो 25,000 रुपए तत्काल जमा कराने की बात कह दी। जाति से गुप्ता, धर्म से हिंदू और किस्मत से बेबस। विपिन गुप्ता ने जेब में हाथ डाला तो सिर्फ 5,000 की जमा पूंजी हाथ आई। सारे पैसे डॉक्टर को देकर सुबह तक पूरे पैसे जमा कराने की बात कही, लेकिन इलाज माफिया ने वही किया जिसके लिए वो कुख्यात है। पैसा जमा नहीं हुआ, इलाज देर से शुरू हुआ और एक नवजात की जान चली गई।
किए तो क्या किया इन लोगों ने? नहीं, पैसे ले लिया 8,000 रुपये, बोले ये जांच हुई वो जांच हुई, अब पैसे ले लिया, फिर हाथ नहीं लगा, बोले अब मनो जान ले जाइए, हमें इससे कोई मतलब नहीं है। उसने इलाज ही नहीं किया, डायरेक्ट हाथ नहीं लगा, कोई भी नर्स वगैरह कुछ भी नहीं हाथ लगाया। बोले जहाँ जाना चाहो तहाँ ले जा सकते हो। अपनी नर्स को, मेरी वाइफ को निकाल के बाहर करवा दिया। डिलीवरी का समय चल रहा था और निकाल के बाहर कर दिया? बाहर कर दिया सर, बहुत परेशान थे। हमारी घरवाली उधर रो रही, बच्चा हमारा इधर रो रहा, हम लोग परेशान हो गए। तब नहीं किया। अब कहने सुनने को सिर्फ बयान है, कार्रवाई है, लेकिन विपिन और उनकी पत्नी झोला लेकर वापस घर को लौट चुके हैं। मुमकिन है कल को कोई और विपिन हो, कोई और लखीमपुर हो और कोई और गोलदार जैसा अस्पताल हो, और सिस्टम कह रहा है कि जांच जारी है। विपिन गुप्ता जी ने अपने पत्नी के जो गर्भवती थी उनके मिसमैनेजमेंट के लिए शिकायत करी है। इसी जांच के लिए हम लोग यहाँ आए हैं। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का कहना है कि आरोपियों पर सख्त कार्रवाई होगी, किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। पीड़िता को अब मुफ्त इलाज करने के भी निर्देश दे दिए गए हैं। डिप्टी सीएम गंभीर हुए तो गोलदार अस्पताल को सील कर दिया गया, लेकिन एक अस्पताल को सील कर देने से ये सड़ांध खत्म नहीं होगी। सील तो सोच को करना होगा जो डॉक्टर्स के भेष में जिंदगी का सौदा करती है, जहां डॉक्टर भगवान नहीं शैतान बन जाते हैं। आखिर इन आंसुओं का हिसाब कौन देगा? विपिन ने जो कुछ सहा उसका हर्जाना कौन देगा? एक पिता की बेबसी का फायदा उठाने वालों पर क्या कार्रवाई होगी? विपिन जैसे लोगों के लिए इलाज भी एक सपना बन गया है क्या? क्या सिस्टम विपिन के नवजात को वापस ला सकता है? विपिन तो घर वापस लौट गया, क्या अब अगले विपिन का इंतजार होगा? यह सवाल इसलिए जायज है क्योंकि जिस अस्पताल में एक शख्स इस सोच के साथ जाता है कि वो वापस ठीक होकर लौटेगा, अगर वही अस्पताल उसकी जिंदगी का सौदा करने लगे तो ये एक व्यवसाय के साथ नहीं बल्कि एक भरोसे के साथ धोखा होगा। और इस धोखे का पूरा कच्चा चिट्ठा आपको बताते हैं। अस्पतालों को भी इलाज की जरूरत है। सरकारी अस्पतालों में भर्ती होने पर औसतन खर्च 4,452 रुपए आता है, तो वहीं प्राइवेट अस्पतालों में इलाज का औसत खर्च 31,845 रुपए है। सरकारी अस्पतालों की तुलना में यह खर्च लगभग 7 गुना ज्यादा है। सरकारी अस्पतालों में एक दिन का कुल खर्च 2,833 है, जबकि निजी अस्पतालों में ये 6,778 रुपए तक होता है। सरकारी अस्पतालों की तुलना में ये लगभग 3 गुना अधिक है। मतलब कहीं ना कहीं इलाज भी एक धंधा बन चुका है। अब डॉक्टर भी मरीजों की कीमत लगाने लगे हैं। अस्पताल बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां बनने लगी हैं, जहां मरीजों में इंसान नहीं बल्कि एक प्रोडक्ट को देखा जाता है। वो प्रोडक्ट जिसके साथ जिंदगी की डीलिंग की जाती है, हर जान की कीमत लगाई जाती है, इलाज के नाम पर रेट कार्ड पेश किए जाते हैं। और दुर्भाग्य की बात यह है कि ये सब कुछ उस देश में चल रहा है जिस देश में डॉक्टर को भगवान का दर्जा दिया जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। अब इस पूरे मामले को लेकर स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक क्या कुछ कह रहे हैं, उन्हें भी सुनिए। सर क्या कहें, लखीमपुर में कड़ा निर्देश कुछ देंगे सर उस मैटर पर? लखीमपुर का बहुत गंभीरता के साथ शासन दिया, इसमें कड़ी कार्रवाई होगी। किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। अस्पताल सील कर दिया गया, पूरी घटना की उच्च स्तरीय जांच के निर्देश दिए गए। क्या कहेंगे सर कि उसमें कमेटी गठित कर दी गई? हाँ, उच्च स्तरीय कमेटी गठित करके जांच कराई जा रही है बिंदुवार, और ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो और इस प्रकार के घटनाएं किसी भी अस्पताल में हो, इसके कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए गए। धन्यवाद। तो आप देख सकते हैं हमारे साथ उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक, जो कि प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री भी हैं। इन्होंने कहा कि जिस तरह से कमेटी बनाई गई, जिस तरह से जांच के आदेश दिए गए हैं, सख्त जांच आदेश होगी और ऐसे आदेश पारित किए जाएंगे और इस तरह से निर्णय लिया जाएगा, आने वाले समय में वह नजीर बनेगा। वीडियो जर्नलिस्ट संजय सैनिक साथ राघवन पांडे, रिपब्लिक भारत, लखनऊ। देखिए, निर्देश हर बार दिए जाते हैं, हर बार मामले सामने आते हैं, लेकिन अब इन प्राइवेट अस्पतालों की मनमानी रोकने का वक्त आ गया है, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने डीलिंग शुरू कर दी है। ये पब्लिक डीलिंग करने लगे हैं। किसी की बीमारी पर पैसे उगाही का काम अंदर खाने चलने लगा है। बाकायदा क्लिनिक्स रेफर किए जाते हैं, डायग्नोस्टिक सेंटर्स रेफर किए जाते हैं, जिससे कि पैसे का जो इनका मैकेनिज्म है वो सेट रहे। इस पर नकेल कसने के लिए सरकार को सोचना चाहिए, कड़े कदम उठाने चाहिए। आगे बढ़ रहे हैं, अब आपको पाकिस्तान में चल रही उस क्राइम थ्रिलर के बारे में बताएंगे जहां एक सेना प्रमुख पूर्व प्रधानमंत्री का इस्तेमाल कर वर्तमान प्रधानमंत्री को निपटाने का प्लान बना चुका है। लेकिन इसमें ट्विस्ट ये है कि वर्तमान प्रधानमंत्री पहले ही पूर्व प्रधानमंत्री को सुपारी दे चुका है। आप कंफ्यूज हो रहे होंगे,
उससे पहले आपको जरा तस्वीर दिखा देते हैं। तस्वीरों में जो मासूम बच्ची आपको नजर आ रही है, शहबाज सरकार इस बच्ची से डर गई है। पाकिस्तान के लोग जगह जगह वीडियो बनाकर कह रहे हैं कि शहबाज को इस बच्ची से भी डर लगता है। दरअसल इमरान खान पर आए कोर्ट के फैसले के बाद इस बच्ची ने मिठाई बांटी थी और कहा जा रहा है कि उसी दिन के बाद से इस बच्ची को पकड़ लिया गया है। लेकिन शहबाज के इस डर की वजह क्या है, ये भी बताएंगे। उससे पहले ये तस्वीर देखिए, जहां बुशरा बीबी, जो कि पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की तीसरी पत्नी हैं और शादी के बाद से इमरान के चक्कर में जेल के चक्कर काट रही हैं, आज बहुत खुश होंगी। इनकी खुशी की वजह क्या है, अब आपको बता देते हैं। दरअसल इमरान खान को पाकिस्तान में दंगे के मामले में जमानत मिल गई। ये जमानत उन्हें 8 मामलों में मिली है और इसके बाद ये कहा जा रहा है कि इमरान खान बाहर आने वाले हैं। लेकिन उनके बाहर आने का मतलब क्या है, ये भी समझिए। इमरान खान को शहबाज और आसिम मुनीर दोनों ही बाहर नहीं लाना चाहते थे, क्योंकि इमरान के बाहर आते ही उनका सबसे पहले टारगेट होंगे शहबाज और मुनीर। लेकिन फिर उन्हें मिली कैसे ये जमानत, पूरी कहानी ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाते हैं। इमरान खान को 8 मामलों में जमानत मिली, हम आपको बता रहे हैं, और जमानत के बाद इमरान की रिहाई की अटकलें तेज हो गई हैं। इमरान के बाहर आते ही पाकिस्तान में सियासी हलचल बढ़ेगी। इमरान के समर्थकों ने पिछली बार सेना पर हमला किया था, इस बार मुनीर खुद ही शहबाज को बाहर निकाल रहे हैं। ऐसे में इस बार इमरान के समर्थक शहबाज पर हमला कर सकते हैं, ये जानकारी मिल रही है। शहबाज के घर और दफ्तर पर इमरान समर्थक कब्जा भी कर सकते हैं। पाकिस्तान में चर्चा तेज है कि इमरान को बाहर निकाला जाएगा। मुनीर ही निकालना चाह रहे हैं। मुनीर चाहते हैं कि इमरान बाहर आकर शहबाज को हटा दें, रिप्लेस कर दें। शहबाज के हटते ही मुनीर का रास्ता क्लियर हो जाएगा। मुनीर सत्ता पर काबिज हो जाएंगे और इमरान को आजादी का तोहफा मिल जाएगा। लेकिन शहबाज भी इमरान को निपटाने का प्लान बना चुके हैं। अब जीत किसकी होगी ये तो देखने वाली बात है, लेकिन शहबाज ने भी कमर कस ली है। इमरान को जेल में निपटाने का प्लान तो प्रोसेस में है ही, बाहर भी इमरान समर्थकों को उठाकर जेल में डाला जा रहा है। कल रात इमरान के भतीजे को भी जेल में डाल दिया गया। ये तस्वीर उसी वक्त की आपको जो दिखा रहे हैं हम इस समय। और अब पाकिस्तान में चल रही इस लड़ाई में इमरान जीते या मुल्ला मुनीर जीते या फिर शहबाज शरीफ जीते, पाकिस्तान की आम आवाम का हारना तो तय है। ऐसे में क्या ये पाकिस्तान की ताबूत में लगने जा रही आखिरी कील के संकेत, रिपोर्ट के जरिए समझिए। मुनीर पर बुशरा बीबी ने किया काला जादू। मरियम से मात खाने के बाद मुनीर का प्लान भी तैयार। मुनीर ने इमरान के साथ मिलकर क्या सेटिंग कर ली। इमरान बाहर आएगा तो क्या शहबाज मारा जाएगा। शहबाज और इमरान की पुरानी रंजिश में मुनीर को अपना फायदा दिख रहा है। मुनीर की तख्ता पलट सोच ये कहती है कि अगर शहबाज को निपटाना है तो इमरान को ही निशाना बनाना है। इमरान को जेल से बाहर निकालने का मुल्ला मुनीर ने पुख्ता प्लान तैयार कर लिया है, तो वहीं दूसरी तरफ शहबाज भी इमरान को करंट देकर मारने के लिए तैयार है। पाकिस्तान की कहानी एक क्राइम थ्रिलर की तरह बन चुकी है, जहां एक तरफ मुनीर इमरान के साथ मिलकर शहबाज को निपटाना चाहते हैं, तो वहीं शहबाज इमरान को पहले ही करंट देकर खत्म करना चाहते हैं। इमरान के परिवार वालों पर भी शहबाज का गुस्सा फूटा है। शहबाज ने आईएसआई के साथ मिलकर इमरान के भतीजे को पकड़वा लिया है। तस्वीरों में देखिए, जब शहबाज के सरकारी गुंडों ने इमरान खान के भतीजे को रात के अंधेरे में उठा लिया। ये इमरान की बहन का बेटा है, जिस का प्लान शहबाज के सरकारी आवास पर तैयार किया जा रहा है। हालात कुछ ऐसे हैं कि पाकिस्तान में सभी को कुर्सी चाहिए। हर कोई पीठ पर छुरा मारने को तैयार बैठा है। मुनीर शहबाज को निपटाना चाहते हैं, शहबाज इमरान को निपटाना चाहते हैं। इमरान बाहर निकलकर इन दोनों को भी निपटा सकता है। मतलब मामला साफ है, पाकिस्तान में सियासत और सेना एक दूसरे के सामने बंदूक लेकर खड़े हैं। लेकिन ताजा अपडेट यह है कि इमरान खान को सुप्रीम कोर्ट से 8 मामलों में जमानत मिल चुकी है और इस जमानत वाली टाइमलाइन पर गौर करने वाले बता रहे हैं कि जरूर इसमें मुल्ला मुनीर का हाथ है, जिसका अगला टारगेट है इमरान खान को जेल से बाहर लाना। और इस सब के बाद पाकिस्तान में दबी जुबान ये सवाल पूछा जा रहा है कि मुल्ला मुनीर को इमरान खान ने ऐसी कौन सी बोटी डाली है जो मुनीर कटोरा शरीफ से बगावत करने को तैयार है। पाकिस्तान में कटोरा शरीफ की स्थिति लगातार कमजोर होती दिख रही है।
महज 4 साल में उनकी कुर्सी 2 बार डगमगा चुकी है। 14 अगस्त को पाकिस्तानी स्वतंत्रता दिवस के मौके पर शहबाज शरीफ ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की तारीफों के पुल बांधे थे, लेकिन अब सवाल उठ रहा है कि क्या उन्होंने पाकिस्तान का इतिहास भूलकर सेना की ताकत को नजरअंदाज कर दिया है। पाकिस्तान में कुल 4 बार सेना सरकार की सत्ता को उखाड़ चुकी है। 1958 जनरल अयूब खान पहला तख्ता पलट किया। 1969 जनरल याह्या खान ने सत्ता हथियाई। 1977 जनरल जियाउल हक ने तख्ता पलट किया। 1999 जनरल परवेज मुशर्रफ ने नवाज शरीफ की सरकार को उखाड़ फेंका। मुल्ला मुशर्रफ ने सीनियर कटोरा शरीफ की सरकार को उखाड़ फेंका था, तो अब मुल्ला मुनीर जूनियर कटोरा शरीफ को निपटाने का नियाजी प्लान तैयार कर चुके हैं। नियाजी प्लान का मुख्य किरदार है इमरान खान। इमरान खान को साल 2018 में फौज ने ही पीएम बनाया था, लेकिन 2022 में आर्मी चीफ जावेद बाजवा से उनका विवाद हो गया। खटपट के बाद सेना ने इमरान की सरकार गिरा दी। 9 मई 2022 में कोर्ट में पेशी से पहले ही इमरान गिरफ्तार हो गए। इमरान के समर्थकों ने देश भर में हिंसा की, आगजनी की, सेना के ठिकानों को टारगेट किया गया। कैंट एरिया में पाकिस्तानी आर्मी के जनरल्स को दौड़ा लिया गया और इस सब के बाद से ही इमरान के बुरे दिन शुरू हो गए। लेकिन अब मुनीर ने इमरान को एक आस जगाई है, लेकिन इमरान की खुशी के दिन कितने हैं ये कहना अभी मुश्किल है, क्योंकि शहबाज शरीफ भी कम कच्चा खिलाड़ी नहीं है। वो पहले ही इमरान को जेल के अंदर करंट देकर मरवाना चाहता है। ऐसे में अब देखना यह होगा कि इमरान के नाम पर मुल्ला मुनीर का प्लान कामयाब होगा या फिर कटोरा शरीफ बाजी मार लेगा। होगा जो भी, पाकिस्तान की आवाम अपनी सेना और सियासत की इस मक्कारी को मुट्ठी में बांध कर देख रही है। बहुत मुमकिन है कि मुनीर, शहबाज और इमरान से पहले ये आवाम ही कहीं इन पर हमला न कर दे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो देखिए, पाकिस्तान की आवाम तो त्रस्त है। उनके राजनेता एक दूसरे को मारने काटने में, सत्ता पर आने में लगे हुए हैं। किसी को नहीं पड़ी कि जनता का क्या हो रहा है, और यही वजह है कि आए दिन वहां विद्रोह की खबरें आती रहती हैं। बलूचिस्तान में किस तरह का विद्रोह चल रहा है ये तो हम आपको लगातार BLA जैसे अटैक करता है उसके जरिए दिखाते ही रहते हैं। इसके अलावा भी छोटा सा पाकिस्तान अलग अलग टुकड़ों में बंटता खिंचता दिखाई दे रहा है। क्या होगा इस पर हमारी नजर रहेगी, लेकिन पाकिस्तान में देखिए सेना और सत्ता आपस में शूट आउट के लिए तैयार है, ये तो समझ में आ गया है। तो भाई दूसरी तरफ क्या हो रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप के ऐसे दिन आ चुके हैं कि वो भारत, चीन और रूस की तिकड़ी का जवाब शहबाज और यूनिस के साथ तिकड़ी बनाकर देना चाह रहे हैं। मतलब एक और फ्लॉप शो करने की तैयारी में डोनाल्ड ट्रंप तैयार दिख रहे हैं। अगर आप समझिए कि हमारी तिकड़ी बन रही है, RIC जिसे हम कहते हैं, रशिया, इंडिया एंड चाइना, क्या उसका कोई कंपैरिजन पाकिस्तान, बांग्लादेश और अमेरिका से हो सकता है? चलिए, अमेरिका एक अच्छा पार्टनर हो सकता है, लेकिन बाकी दोनों देश वो तो हमारे आगे कहीं टिकते नहीं। एक देश जिसे अभी हमने ऑपरेशन सिंदूर, बालाकोट स्ट्राइक, सर्जिकल स्ट्राइक, पता नहीं कितनी बार उन्हें हराया है। एक बार तो उन्हें आधा आधा कर दिया, और जो आधा हिस्सा है वो वैसे ही खराब स्थिति में, क्या उसको मिलाकर कुछ कर पाएंगे डोनाल्ड ट्रंप? समझाते हैं आपको, जरा बताते हैं। सबसे पहले आपको वो तस्वीर याद होगी जब मुल्ला मुनीर अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के साथ मिलकर बिरयानी खा रहे थे। तस्वीर याद है ना, अभी कुछ ही दिन पहले की है। तो कभी अमेरिकी सेना के साथ बैठकर फोटो खिंचवाने का भी उन्हें शौक था। दरअसल वो शो ऑफ करना चाहते थे, और वही वो जमकर अमेरिका दौरे के दौरान करते दिखाई भी दिए, क्योंकि वो ये शो करना चाहते थे कि वो बहुत अच्छी पोजीशन में, जियोपॉलिटिकली पाकिस्तान बहुत स्ट्रांग हो रहा है। लेकिन ऐसा कुछ असल में है नहीं। अब ऐसा ही कुछ शहबाज भी करने जा रहे हैं। शहबाज पहले तो बहुत परेशान थे क्योंकि मुनीर को बुलाया गया, उनको बुलाया ही नहीं गया। अब उनको बुलाने की घड़ी आई है, जहां शहबाज शरीफ अगले महीने अमेरिका की यात्रा पर जा सकते हैं, ऐसा कहा जा रहा है। अभी भी जा सकते हैं, कंफर्मेशन नहीं है। अब आप सोचकर देखिए कि पाकिस्तान जैसा कंगाल देश अमेरिका में आखिर इनवाइट क्यों किया गया? शहबाज शरीफ को तो कोई भी सीरियसली नहीं लेता, ट्रंप क्यों सीरियसली ले रहे हैं? तो इसका सीधा सीधा जवाब है कि ट्रंप बेचारे भारत को चिढ़ाने के चक्कर में शहबाज जैसे आदमी के साथ बैठकर डिनर करेंगे। अब ये दिन आ गए उनके कि शहबाज को बिठाएंगे, डिनर कराएंगे। उनको लग रहा है कि भारत को इससे बहुत दिक्कत हो जाएगी। इससे पहले उन्होंने भारत पर टैरिफ लगाया इतना सारा, हमें इसका कोई फर्क नहीं पड़ा। हिदायतें, नसीहतें, डिक्टेशन देने लगे कि रूस के साथ मतलब इतना व्यापार मत करो, उसका हमें कोई फर्क नहीं पड़ा। हम तो, हमारे जो तमाम नुमाइंदे हैं, विदेश मंत्री वो रूस चले गए, रूस चाइना के जो नुमाइंदे आने लगे, सब कुछ होने लगा। इससे डोनाल्ड ट्रंप बहुत छटपटा रहे हैं, और अब इन्होंने ये नया डिनर प्लान बनाया। इससे उन्हें लग रहा है कि भारत को दिक्कत होगी, लेकिन भारत पर कोई इसकी सेहत पर असर पड़ने वाला नहीं। तो समझिए आप, ट्रंप ने शहबाज को संदेश भी एक तरफ दे दिया है कि भारत, रूस और चीन की तिकड़ी उनका खेल खत्म करे।
इससे पहले कुछ ऐसा करो कि भारत को चिढ़ाया जा सके। इसको लेकर शहबाज ने बांग्लादेश वाला प्लान भी बनाया, जहां वो अब बांग्लादेश की आंतरिक सरकार के पीएम मोहम्मद यूनुस के लिए इस्लामाबाद में रेड कारपेट बिछाने जा रहे हैं। अब इससे ज्यादा किसी देश को तो वो बुला नहीं सकते, क्योंकि जिसको भी वो बुलाते हैं, जिसको भी वो फोन करते हैं, लोगों को लगता है कि पैसा मांग लेंगे। कोई एंटरटेन नहीं करता। इनकी जो मुस्लिम ब्रदरहुड है ना, वो भी एंटरटेन नहीं करती। और यही वजह है कि अब हार थक कर यूनुस से वो बात कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि चलो कम से कम इनको बुला लें, ये तो आ ही जाएंगे। देखिए, इसका मतलब ये है कि ट्रंप शहबाज को अमेरिका बुला तो रहे हैं, तो वहीं शहबाज यूनुस को इस्लामाबाद बुला रहे हैं, एक सर्कल चला रहे हैं। ऐसे में अब रूस, चीन और भारत के शक्तिशाली त्रिकोण के सामने बतौलेबाज ट्रंप, कटोरा शरीफ और आउटडेटेड यूनुस खड़े हैं। और ये हम क्यों कह रहे हैं, ग्राफिक्स के जरिए चलिए पूरी डिटेल आपको समझाते हैं। शहबाज ने मोहम्मद यूनुस को पाकिस्तान बुलाया और यूनुस के इस निमंत्रण को स्वीकार किया गया है। दौरे का मकसद आपसी सहयोग को बढ़ाना, यह एजेंडा रखा गया है। हसीना की सरकार, शेख हसीना की सरकार गिराकर यूनुस ने सरकार बनाई थी, आपको याद होगा। तब कहा गया था कि अंतरिम प्रधानमंत्री हैं। अब अंतरिम प्रधानमंत्री अपना देश नहीं संभाल पाए, कभी देश जल रहा है, कभी हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, कुछ भी हो रहा है इस समय बांग्लादेश में, और अब उन्हीं को न्योता दिया गया है। यूनुस शहबाज के साथ दोस्ती अब बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि 1971 नरसंहार के लिए पाकिस्तान ने अब तक माफी नहीं मांगी है। बांग्लादेश में पाकिस्तान ने लाखों लोगों को मारा था, शायद यूनुस भूल गए, हमने आजादी दिलाई थी, ये भी भूल गए शायद। दूसरी तरफ यूनुस से मुलाकात कर शहबाज अमेरिका जाएंगे। अमेरिका में कुछ दिनों पहले मुनीर भी गए थे। शहबाज और मुनीर को पाकिस्तान बुलाने के पीछे एक बड़ी वजह है, ट्रंप पाकिस्तान से तेल निकालना चाहते हैं। दूसरी तरफ शहबाज के साथ फोटो खिंचाकर भारत को दिखाना चाहते हैं, लेकिन भारत फिलहाल रूस और चीन के साथ बैठकों में व्यस्त है, बहुत बिजी है। और हमारे पास ये कोशिश किया जा रहा है बस क्रिएट करने का कि हम अमेरिका जा रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है। हमारे यहाँ तो बुलाया जाता है, टाइम नहीं होता प्रधानमंत्री के पास, कनाडा से वापस आ जाते हैं। रिपोर्ट देखिए। पावर सेंटर बनाम पावर सेंटर, भारत, रूस और चीन का नया त्रिकोण। ट्रंप, शहबाज और यूनुस कर रहे खुसफुस। शहबाज यूनुस को बोटी, ट्रंप की नीयत खोटी। साउथ एशिया में भारी उथल पुथल जारी है। वर्ल्ड ऑर्डर का चक्का तेजी से घूम रहा है। भारत, रूस और चीन की करीबी ने पश्चिमी देशों के कान खड़े कर दिए हैं। ट्रंप चिंता में है। टैरिफ का बम उन्हीं के वॉशिंगटन में आकर फूटा है, और यही वजह है कि ट्रंप पश्चिमी देशों के नेताओं के साथ विचार विमर्श कर रहे हैं। पश्चिमी देशों के साथ बैठक में कुछ नहीं निकला, तो ट्रंप ने अब दूसरा रास्ता अपनाया है, लेकिन यह रास्ता कंगालिस्तान से होकर गुजरता है। मतलब डोनाल्ड ट्रंप जब टैरिफ बम से भारत को नहीं झुका पाए, जब टैरिफ बम फोड़ने की कोशिश के बाद भी नोबेल का कोई संकेत भारत की तरफ से नहीं मिला, तो अब ट्रंप मुनीर के बाद शहबाज शरीफ को अमेरिका बुला रहे हैं। दूसरी तरफ व्हाइट हाउस से आए न्योते के बाद शहबाज शरीफ कोट पैंट टाई लगाकर तैयार हैं, लेकिन अमेरिका की जनता जानती है कि पहले कोट पैंट टाई वाला ओसामा आया था और अब कोट पैंट वाला जिहादी पीएम आ रहा है। Asim Munir is Osama bin Laden in a suit. The fact of the matter is there is no amount of concession that can be given to Pakistan that is going to change the ideology of Asim Munir. शहबाज अमेरिका जाने से पहले बांग्लादेश के मोहम्मद यूनुस को बिरयानी पर बुला रहे हैं। यूनुस अपनी सीट पक्की करने के लिए शहबाज के यहां राउंड ट्रिप कर रहा है, जबकि इसी पाकिस्तान ने लाखों बांग्लादेशियों का नरसंहार किया था। लेकिन सत्ता के लालच में यूनुस शहबाज से मिलने जा रहे हैं। यूनुस शहबाज के साथ मिलकर शेख हसीना पर फाइनल फैसला करना चाहते हैं। लेकिन हकीकत में यूनुस को इस यात्रा से क्या हासिल होगा, यह सभी को पता है, क्योंकि जिन शहबाज शरीफ का खुद का कुछ अता पता नहीं, मुल्ला मुनीर जिनके पहले से सेटिंग बनाकर बैठा है, वो शहबाज यूनुस को क्या ही दे पाएंगे। दूसरी तरफ शहबाज के चक्कर में शायद ट्रंप भी सत्ता से निपट जाएंगे।
ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो देखिए, त्रिकोण तो बना रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, लेकिन बहुत फ्लॉप हीरोज के साथ बना रहे हैं। थोड़े हिट हीरोज के साथ बनाते तो शायद ये फिल्म भी सुपर हिट होती, लेकिन वही है ना कि अब ट्रंप कुछ समझ नहीं पा रहे हैं। ट्रंप के ऊपर सुपर पावर रहने का नशा इस कदर सवार है कि उनको लगता है कि जो वो सोचते हैं, जो वो करते हैं, वो बहुत इम्पैक्टफुल होगा, लेकिन अब उसमें इम्पैक्ट भी नहीं बचा है और ना ही उसको कोई बहुत सीरियसली ले रहा है। अब इनकी छवि ऐसे लोगों के साथ रहेंगे, अब शाहबाज के साथ रहेंगे, यूनिस के साथ रहेंगे, तो लोग सीरियस लेना बंद ही करेंगे। और वही हो रहा है दुनिया के साथ। अब ट्रंप को लोग सीरियसली लेना खत्म कर चुके हैं, बंद कर चुके हैं। आगे बढ़, अब बात करते हैं उस आवारा आतंक की, जिसको लेकर आज देश से ऐसी ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं जो इसके खतरे के बारे में बताती है। देखिए, जो डॉग लवर्स हैं या डॉग हेटर्स हैं, हम उसमें बांट कर नहीं, जरा जनता के हिसाब से, लोगों के हिसाब से सोच के देखिए। चलिए, आप डॉग लवर हैं, आपको लगता है कि कुत्ते बड़े प्यारे होते हैं, बड़े अच्छे होते हैं, आप बेशक रखिए, लेकिन उनका सोचिए जिन पर राह चलते सरेआम इस तरह अटैक हो रहा है कि वो डर जा रहे हैं, सहम जा रहे हैं, रेबीज होने का डर हो जाता है। और उसके बाद रेबीज में तो आपको पता है कि कोई इलाज नहीं होता, सीधे जान जाती है। लेकिन कोर्ट की डायरेक्टिव के बाद डॉग लवर्स ने बड़ा जश्न मनाया कि बड़ी अच्छी बात है, लेकिन उसे लागू जब तक नहीं किया जाएगा तब तक ये डराने वाली तस्वीरें सामने आती रहेंगी। और सबसे पहली तस्वीर ऐसी आपको दिखाने जा रहे हैं जो उत्तर प्रदेश से सामने आई है। उत्तर प्रदेश की कानपुर की तस्वीर देख रहे हैं आप, जहां आवारा कुत्ते ने एक छात्रा पर हमला किया और उसके चेहरे का मांस नोच डाला। ये छात्रा कॉलेज जा रही थी और उसी दौरान अचानक अटैक हो जाता है। इसने नहीं सोचा, ये रास्ते से जा रही है अपना, इसे क्या पता कि कुछ आवारा कुत्ते इस तरह का अटैक करेंगे और उसका मुंह नोच डालेंगे। अब सोचिए उसके लिए कितना खतरा है। उसका चेहरा खराब कर दिया, उसको रेबीज के इंजेक्शंस लगवाने पड़ेंगे, एंटीडोस लगवाने पड़ेंगे। और बड़ी बात यह है कि इन सब के बाद क्या ये जो कुत्ता जिसने अटैक किया किसी और पर अटैक नहीं करेगा, इसकी कोई गारंटी ले सकता है क्या? नहीं ले सकता, क्योंकि अभी तक जो मॉड्यूल कहा है सुप्रीम कोर्ट ने वो लागू नहीं हुआ। अब कानपुर में पीड़ित के चाचा क्या कह रहे हैं, कैसे पूरी घटना हुई है, सुनिए उन्हें भी। जो लौट के आ रही थी, जैसे रामपुरम फेस 1 पे उतरी, जब अंदर आने लगी रामपुरम फेस 1 से, तो वहां पर बीच में सन्नाटा पड़ता है, एक गली है, तो वहां पर बंदर का आतंक कुत्तों को ज्यादा है। वो अक्सर सुनने में आता है, वहां काट लेते हैं, ये करते हैं। लेकिन वो आ रही थी, बंदर कुत्तों में लड़ाई हो रही थी, तो किनारे से निकलने लगी, तो जो कुत्ते थे, जो आवारा कुत्ते थे, उन्होंने हमला कर दिया, उसमें गिर गई वो नीचे, तो उसको उसने उसका गाल से पूरा चीर फाड़ डाला। तो अटेंडेंट हम लोग को जो समझ में आया, हम लोग काशी राम लेके गए, वहां पर उन्होंने, खैर डॉक्टर ने तुरंत ध्यान दिया, उन्होंने टाके लगाए करे, लेकिन स्थिति जिसकी थी मुंह की बहुत ज्यादा बुरी हो गई है। बस हम ये है कि अब देखिए क्या होता है। अंडर ट्रीटमेंट है, एंटीबायोटिक्स इंजेक्शन चल रहे हैं, ये सब लग रहा है। लेकिन अब ये है कि यहाँ पर नहीं बेनिफिट हो पा रहा, तो इसलिए उन्होंने ये कर दिया कि उसको, फिर अंकल आए थे उसके, तो वो उसको लेकर लखनऊ चले गए कि शायद वहाँ पर ट्रॉमा में दिखवाएंगे, तो वहाँ पर से उसको बेनिफिट मिल पाए। अब आपको दूसरी तस्वीर दिखाते हैं, जहां एक युवक पर 6 कुत्तों ने, जी हां 6 कुत्तों ने धावा बोला। ये तस्वीर आप देखिए, ये सीसीटीवी फुटेज है उस घटना की। और देखिए, वो आराम से जा रहा था, अचानक ये 6 कुत्ते पहुंचते हैं, वो अपने बचाव में देखिए बाइक गिरा दे रहा है। उसे लग रहा है कि शायद इससे कुत्ते डर जाएं, फिर उसने बोर्ड उठाया, बोर्ड से डराने की कोशिश की, लेकिन कुत्ते अटैक करते रहे, इसके हाथ पर काट लिया। ये देखिए, हाथ पर काट लिया। वो अपने आप को बचाने के लिए कैसे बचाव कर रहा था, बाइक गिरा दी, बोर्ड उठा लिया, लेकिन कुत्ते रुके नहीं और पूरा झुंड बनाकर 6 कुत्ते हैं जो अटैक करे। ऐसी स्थिति अगर किसी की हो तो सारा जो डॉग लवर का भूत है ना, वो तुरंत उतर जाएगा। ये अभी स्थिति आपको बता रहे हैं तस्वीर। अब कुत्तों के आतंक से जुड़ी तीसरी तस्वीर भी देखिए, जहां महाराष्ट्र के नासिक में कुत्ते ने तेंदुए को ही अपने जबड़े से पकड़ लिया। ये तस्वीर देखिए, और इस तेंदुए को करीब 300 मीटर तक घसीटता हुआ ले गया। ये कुत्ता है जो तेंदुए को घसीटता हुआ ले जा रहा है। आप सोच सकते हैं, ये सोच से परे तस्वीर है। तेंदुआ होता है ना अग्रेसिव, तेंदुए को माना जाता है खतरनाक, यहाँ कुत्ता खतरनाक दिखाई दे रहा है। अब आप सोचकर देखिए कि इस तेंदुए की जगह अगर कोई इंसान होता, या मान लीजिए कि कोई छोटा बच्चा होता, तो क्या वो जिंदा बच पाता? तेंदुए की ये स्थिति कर रहा है कुत्ता, इतना आक्रामक है, इतना खतरनाक है। 300 मीटर तक घसीटा है। देखिए, तेंदुआ खुद को नहीं बचा पा रहा है। तो अब एक तरफ आवारा कुत्तों का खौफ कायम है, तो दूसरी तरफ कुत्तों को लेकर इंसानों के बीच भी लड़ाई छिड़ चुकी है। ये गाजियाबाद की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां कुत्तों को खाना खिलाने को लेकर कुछ लोगों ने डॉग लवर्स की पिटाई कर दी।
कल ही देखिए सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों को पब्लिक प्लेस पर खाना खिलाने से बैन किया, मना किया। हालांकि इस तरह से मारपीट करना भी अपराध है, ये अलाउड नहीं है, लेकिन कोर्ट के डायरेक्टिव को अगर नहीं फॉलो किया जा रहा है तो आप अपील कर सकते हैं, आप बोल सकते हैं, आप ऐसे थप्पड़ नहीं मार सकते। लेकिन तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, सुनिए जरा उस वक्त क्या हो रहा है। और चलिए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि आवारा कुत्तों का आतंक किस तरह बढ़ रहा है। साल 2021 में बताया जा रहा है कि डॉग बाइट्स के मामले 17.01 लाख आए और इसी साल रेबीज से 55 लोगों की मौत हुई है। साल 2002 में डॉग बाइट्स के मामले 22 लाख आए थे और इस साल 21 लोगों की मौत हुई। 2023 की बात कर लेते हैं जरा। 2023 में डॉग बाइट्स के मामले 30.43 लाख आए थे और 2023 में 50 लोगों की जान गई। 2024 का आंकड़ा अब आपकी स्क्रीन पर है, जहां डॉग बाइट के मामले 37.17 लाख हजार में भी नहीं है, लाखों में है ये मामले। अब ऐसे में सोचना चाहिए कि जो कोर्ट ने डायरेक्टिव दिया उसे जल्द से जल्द लागू किया जाए, जिससे इस तरह की तस्वीरें सामने ना आए। आगे बढ़ रहे हैं, अब आपको कोल्हापुर से मुरादाबाद तक मचे उस तनाव के बारे में बताते हैं, जहां जुलूस में पथराव हो रहा है तो कहीं बैंड बाजे के नाम पर तनाव देखा गया है। शहनाई की ऐसी धुन बजाई जा रही है जिसमें धोखे की ध्वनि निकल रही है। मुरादाबाद में बैंड कंपनी के नाम को लेकर बवाल मचा हुआ है। साल 2009 से एक बैंड कंपनी हिंदू नाम से दुकान चला रही थी, जबकि हकीकत में ये बैंड मुस्लिम ही चलाते हैं। ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। पहले बैंड के नाम को लेकर एक नया विवाद शुरू हो गया है। 95% ऐसे लोग हैं जो कि बैंड चलाते हैं और मुस्लिम समुदाय से आते हैं, लेकिन उनके नाम हिंदुओं के तर्ज पर है और उसी को लेकर एक शिकायत सीएम पोर्टल पर डाली गई, जिसके बाद तमाम दोनों ही समुदाय के लोग, जिसमें शिकायतकर्ता जो कि एक वकील है और बैंड चलाने वाले जो लोग हैं, उनके बीच में बैठक कराई गई और नाम बदलने को लेकर जो बात है वो की गई है। इस समय मैं मुरादाबाद में मौजूद हूँ। एक शॉप ऐसी है जिसने अपना नाम बदला है और अब नए जो होर्डिंग्स है वो यहाँ पर लगा दिए गए हैं। आप देखेंगे मिलन बैंड का जो होर्डिंग है वो अब यहाँ पर लगा दिया गया और ऊपर देखेंगे हमारा काम हमारी पहचान, अग्रवाल बैंड वालों का, स्थापित 2009 से। और अंदर की तरफ आप देखेंगे तो अग्रवाल बैंड, जो कि पुराना इनका नाम था, वो अग्रवाल बैंड के नाम से था और अब जब नाम बदलकर उसको मिलन बैंड कर दिया गया है। अब एक तरफ मुरादाबाद में बैंड बाजे वाला जिहाद देखने को मिल रहा है तो वहीं दूसरी तरफ महाराष्ट्र के कोल्हापुर में दंगा ब्रिगेड सड़कों पर उतर आई। कोल्हापुर की सड़कों पर फैली आग क्या महज एक मामूली विवाद का नतीजा था या फिर इसके पीछे पहले से लिखी गई थी दंगे की पूरी पटकथा? किसके इशारे पर इस तरह शहर में पत्थर बरसे हैं? किसने खड़ा किया ये दंगा ब्रिगेड? रिपोर्ट के जरिए आपको बता रहे हैं। कोल्हापुर में दंगा ब्रिगेड, किसका था आदेश? जुलूस पर जला कोल्हापुर, फिर वही मॉड्यूल। किसके दिमाग में दंगा पनप रहा है? कोई गाड़ियों में आग लगा रहा है, कोई पत्थर चला रहा है, गाड़ियों के शीशे टूट चुके हैं। कोल्हापुर से आई ये तस्वीरें दंगा ब्रिगेड की हैं, जिसने कुछ ही समय में पूरे इलाके को आग की बस्ती बना दिया। सिद्धार्थनगर इलाके की सड़कों पर लोग आमने सामने आ गए और देखते ही देखते माहौल बिगड़ गया। गलियों में अफरा तफरी मच गई। छोटी सी बात पर शुरू हुआ विवाद पथराव और आगजनी तक जा पहुंचा। दरअसल राजे बागस्वार फुटबॉल क्लब की वर्षगांठ के मौके पर इलाके में सड़क किनारे एक मंच बनाया गया था और यही मंच हिंसा की वजह बन गया। मंच हटाने की मांग से शुरू हुआ विवाद पथराव और आगजनी तक जा पहुंचा। देखते ही देखते दो गुट आमने सामने आ गए और थोड़ी ही देर में गुस्से ने पथराव और आगजनी का रूप ले लिया। करीब 1 घंटे तक दोनों ओर से बेरोक टोक पत्थर बरसते रहे। गाड़ियों के शीशे चकनाचूर हो गए, गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया, कई दुकानों में तोड़फोड़ की गई। हालात इतने बेकाबू हो गए कि इलाके का हर कोना डर और दहशत में डूब गया। इस हिंसा में 10 लोग घायल हुए, जिनमें 2 पुलिसकर्मी भी शामिल हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन भीड़ का गुस्सा थमने का नाम नहीं ले रहा था। पुलिस को मजबूर होकर लाठीचार्ज करना पड़ा और आंसू गैस के गोले दागने पड़े, तब जाकर हालात पर काबू पाया गया। स्थिति को नियंत्रण में लाने के लिए पुलिस ने इलाके को छावनी में बदल दिया है।
और अब इलाके में पैरामिलिट्री फोर्स के जवान तैनात हैं। सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं और उपद्रवियों की पहचान की जा रही है। पुलिस ने अब तक 5 लोगों को हिरासत में ले लिया है। सीपीआर हॉस्पिटल के पास में 2 समाज में गैर समझ होने से तनाव निर्माण हो गया था और हमने पुलिस ने ताबड़तोड़ आके कार्रवाई की और स्थिति अभी शांत है। फिलहाल पुलिस सोशल मीडिया पर फैल रही अफवाहों पर लगातार नजर रख रही है। लोगों से संयम बरतने और माहौल बिगाड़ने वालों से दूर रहने की अपील की जा रही है। लेकिन एक मामूली बात से शुरू हुए विवाद ने पूरे इलाके को हिंसा और दहशत की आग में झोंक दिया है, जिससे लोगों के दिलों में अभी भी डर है और अनिश्चितता साफ दिखाई दे रही है। और ऐसे में भी सवाल उठता है कि कोल्हापुर को आग के हवाले कौन करना चाहता था? मस्जिद के पास पत्थरों का जखीरा क्या कर रहा था? इस इलाके को सुलगाने की साजिश किसकी थी? किसके हाथ में माचिस थी? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। आगे बढ़ रहे अगली खबर का रुख कर रहे हैं। शादी का वादा लेकिन असल मकसद सिर्फ ठगी। खंडवा से लेकर कोलकाता तक एक महिला ने कभी निखत बनकर, कभी उर्वशी बनकर पहचान बदली, नाम बदला और भरोसे का जाल बुनकर लोगों को अपने शिकंजे में फंसाती रही। शादी के रिश्ते का ढोंग रचकर घर की तिजोरियां साफ करती गई। लुटेरी दुल्हन की हैरान कर देने वाली पूरी कहानी अब आपको इस रिपोर्ट के जरिए बताने जा रहे हैं। शादी करने से पहले सावधान, लुटेरी दुल्हन से जरा बच के। उर्वशी की कहानी है जरा हटके। प्यार, भरोसा और शादी, ये वो रिश्ते हैं जिन पर जिंदगी खड़ी होती है। लेकिन मध्य प्रदेश के खंडवा में एक लड़की ने इन्हीं रिश्तों को बना दिया ठगी का हथियार। खंडवा से लेकर कोलकाता तक हनी ट्रैप का ऐसा जाल बिछाया कि करोड़ों रुपए उसकी झोली में आ गए। 4 साल पहले गुलशन नगर का एहतेशाम खान इसका पहला शिकार बना, जिसने सोचा कि उसे हमसफर मिल गई, लेकिन असल में उसकी जिंदगी में आई थी एक लुटेरी दुल्हन। निकत हाशमी नाम बताकर पहले दोस्ती की, फिर मां की बीमारी और परिवार की मजबूरी का बहाना बनाकर लाखों ऐंठ लिए। 17 दिन तक घर में रहकर भरोसे का नाटक रचा, खुद को सीधी सादी दुल्हन दिखाती रही, लेकिन 18वें दिन असलियत सामने आ गई। अलमारी तोड़ी, सोना चांदी और नकदी उठाई और बिना अलविदा कहे गायब हो गई। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई। निखत ने नाम बदल लिया। इसके बाद वो बन गई उर्वशी अग्रवाल और पहुंच गई कोलकाता। यहां एक ज्वेलरी व्यापारी को अपने जाल में फंसाया। शादी हुई और फिर 2 महीने में व्यापारी से 3 से 4 करोड़ रुपए वसूल लिए। और फिर वही अंजाम यहां भी हुआ, गायब हो गई लुटेरी दुल्हन। 2 शादियां, 2 नाम। निखत के पास नकली आधार और फर्जी वोटर आईडी कार्ड थे। हर बार वो अपनी पहचान बदल लेती और खोज लेती कोई नया शिकार। ये हनी ट्रैप की सबसे खतरनाक चाल थी। लेकिन हैरानी की बात यह है कि एहतेशाम के साथ ठगी करने के बाद फिर से उगाही करने की कोशिश की गई। वकील के जरिए धमकी भरे फोन कॉल्स करवाए गए। केस में फंसाने की बातों के साथ ब्लैकमेल किया जाने लगा। 2018 से 21 तक के तो 20-25 लाख रुपए की ठगी हो चुकी थी मेरे साथ। उसके शादी के बाद भी 10-1 लाख रुपए की हुई। कौन-कौन लोग थे उसके साथ जो आपको डरा रहे हैं? उसके साथ एक वकील आती सर, एक संजू बघेल है, वो पूरा उसको साथ देती है। हमेशा उसके साथ मेरे घर आती है, मुझे ब्लैकमेल करती है और डरा धमका के बोलती है कि मैं तुमको दूसरे केस में फंसा दूंगी, हम महिला हैं। फिर उसको कुछ भी पैसे दो, 20,000 50,000, तो फिर उसके बाद वो जाती है। अपने पास वो रिवॉल्वर भी लेके आती साथ में। अब 4 साल बाद महिला पर ठगी, अवैध वसूली और धमकाने के आरोप के साथ खंडवा पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। पुलिस का दावा है कि बहुत जल्द इस लुटेरी दुल्हन को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इसमें फरियादी द्वारा बताया गया है कि उसके साथ एक महिला ने निकाह किया था। 2018 से वो संपर्क में था, 2021 में उससे निकाह किया गया और लगभग 15-20 दिन बाद जो है वो महिला उसको छोड़ के चली गई और उसके द्वारा उससे पैसे की भी मांग की गई इस दौरान। इसके बाद वो जो है महिला जाकर कहीं कलकत्ता में दूसरे
एक व्यक्ति से दोबारा निकाह किया है उसने। उनके द्वारा जो बताया जा रहा है लगभग 2 से 3 करोड़ रुपए जो है उनके द्वारा लिए गए हैं। किसने बताया? ये एक कलकत्ता निवासी जो है अन्य फरियादी, उनके द्वारा बताया गया जांच में। और नाम बदल के इनका जो मोडस ऑपरेंडी है वो नाम बदल के आधार कार्ड चेंज करके और ब्लैकमेलिंग करती है। यानी एक महिला, 2 शहर, 2 नाम, 2 शादियां और करोड़ों की ठगी। ये कहानी सिर्फ हनी ट्रैप नहीं बल्कि भरोसे को तोड़ने का सबसे बड़ा खेल है। अब सवाल यही है कि कब होगी इस लुटेरी दुल्हन की गिरफ्तारी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब बात एक और झकझोर देने वाली खबर की जो शायद आपको हिला दे, हैरान कर दे। ग्रेटर नोएडा की हम बात करें जहां पर सिरसा में पत्नी को जिंदा जलाने का मामला सामने आया है और आरोपी पति को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। लेकिन तस्वीर जो हम आपको दिखा रहे हैं ये हिला देने वाली तस्वीरें, विचलित करने वाली तस्वीरें हैं। आपको सोचने पर मजबूर कर देंगी कि आज के दौर में भी इस तरह के लोग, वारदात को लेकर लोगों में आक्रोश देखा जा रहा है। तस्वीर देख रहे हैं आप, जिंदा जला दिया गया महिला को, वो सीढ़ी उतर रही है उसी स्थिति में, कोई उसकी मदद करने नहीं आ रहा, वीडियो बनाए जा रहे हैं उस दौरान। ये तस्वीर देख रहे हैं, ये हैरान करती है तस्वीर। दानव रहते हैं आजकल, अभी भी हैं दानव। ये देखिए कैसे मारपीट की जा रही है, उसके बाद जिंदा जला दिया गया। महिला से दरिंदगी को लेकर लोग अब इंसाफ की मांग कर रहे हैं। ये जो घटना हुई है ये हिला देने वाली है, रोंगटे खड़े करने वाली है। कम से कम मैं ये तस्वीर देखकर हैरान हूं कि आग के हवाले कर दिया। अगर आपको किसी के साथ नहीं रहना है, आपको दहेज चाहिए, आप शादी करिए, छोड़िए, लेकिन आग के हवाले कर दिया। ये तस्वीर देखिए, वो महिला तीसरी मंजिल से सीढ़ी से उतरी है जलते हुए, उसी स्थिति में कोई बचाने नहीं आया उसे। इसको लेकर मृतक के परिजन क्या कह रहे हैं, उन्हें सुनिए। भाई साहब कैसे जलते जा रहा था कि तुम्हारी शादी में ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, इतने पैसे लाओ, अपने घर से 36 लाख रुपए लाओ। उसके बाद सास ने कुछ लिक्विड ला के रखा घर में, हमें दिया। फिर मेरी छोटी बहन के ऊपर बहुत ज्यादा अत्याचार करा, उसके सर में, गले में। मेरी बिटिया जला के मारी उन्होंने। ना चूल्हा चले ना चलन दे, खून के बदले खून चाहिए। प्रशासन कुछ करता ठीक है, ना करता तो फिर हम कर देंगे। फिर ये मत बोलना तुमने क्या कर दिया, फिर हम अपने आप सब कुछ कर लेंगे। ये पूरा गांव, पूरा समाज सब हमारे साथ है। बताती थी, सब समाज डांट देता, बेटिया होता है, गुजरों में सब चलता है, बेटा समाज है, थोड़ा समझो, घर को चलाओ, बिटिया घर को चलाओ। आज चलाते चलाते आज बिटिया खो दी हमने अपनी, आज हमने अपनी बिटिया खो दी। आज कहाँ गया प्रशासन? मां के आवाज में एक दर्द आप सुन रहे होंगे और ये अपनी बेटी को खोने का दर्द है। ग्रेटर नोएडा में हुई इंसानियत को शर्मसार करने वाली घटना के बाद लोगों में बहुत गुस्सा है। तस्वीर आप देखिए, लोग अब इंसाफ की मांग कर रहे हैं, उसको लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शन तेज है और मांग ये की जा रही है कि जिसने जिंदा जलाया है, निक्की नाम था इस महिला का, जिसे जिंदा जलाया गया है, उसको न्याय दिलाया जाए। इस मामले में कैसे कड़ी कार्रवाई होती है इस पर हमारी नजर रहेगी। इसी के साथ आज के लिए प्रहार में इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे डिटेल रिपोर्ट के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार। बिबल में गुलिस्तान किए कुछ लजीज फरिश्ते, जब साथ घुले तो जी ललचाए और दिल कहे कि स्वाद की जुबां में खुद को ऐसा डुबाऊं कि निकल ना पाऊं। विमल की जुबान कुछ है ही ऐसी, मानते हैं ना? विमल बोलो जुबां केसरी। विमल में गुलिस्तान की ये कुछ लजीज